पढ़ेंगे पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। पीपीएच या पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है? देखो, पोस्टपार्टम हेमरेज सबसे पहली बात है क्या होता है आखिर पोस्टपार्टम हेमरेज। तो अकॉर्डिंग टू WHO 500 ml of blood, any amount of blood loss following birth of the baby up to 6 weeks। कहने का मतलब ये है पोस्टपार्टम हेमरेज जो है बेबी के बर्थ से लेकर 6 वीक तक जो ब्लड लॉस होता है उसको पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्टपार्टम हेमरेज। बेबी के बर्थ से लेकर 6 वीक तक जो ब्लड लॉस होता है थ्रू वेजाइना, उसको हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। आई बात समझ में? उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टपार्टम हेमरेज। अकॉर्डिंग टू WHO इसका अमाउंट रखा गया 500 ml। कितना रखा गया? 500 ml इन नॉर्मल डिलीवरी के अंदर कितना रखा गया है? 500 ml। अगर यही सिजेरियन डिलीवरी की बात करें हम लोग, तो सिजेरियन डिलीवरी के अंदर जो पोस्टपार्टम हेमरेज जो बताया गया है वो है 1000 ml। कितना? 1000 ml। क्लियर है माइंड के अंदर ये बात कि नॉर्मल डिलीवरी में पोस्टपार्टम हेमरेज कितना होता है? 500 ml, और सिजेरियन डिलीवरी के अंदर कितना होता है? 1000 ml। अब देखो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसको ग्रेडिंग में डिवाइड किया गया है। ग्रेडिंग ऑफ पीपीएच अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, इसको ग्रेडिंग में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड पीपीएच, मॉडरेट पीपीएच एंड सीवियर पीपीएच, 3 पीपीएच है ना, अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम। माइल्ड पीपीएच जो आता है 500 से 1000 ml, अगर ब्लड का लॉस हो रहा है तो हम लोग कहेंगे माइल्ड पीपीएच। 500 से 1000 ml ब्लड का लॉस हो रहा है तो माइल्ड पीपीएच, और 1000 ml से अगर ज्यादा ब्लड का लॉस हो रहा है तो मॉडरेट पीपीएच, और 2 लीटर या 2000 ml ब्लड का लॉस हो रहा है तो हम कहेंगे सीवियर पीपीएच। आगे बात समझ में? वैसे जो पोस्टपार्टम हेमरेज है, ग्रेडिंग तो हो गई 3 टाइप की, और जो टाइप्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। आई बात समझ में? टाइप्स ऑफ पीपीएच 2 टाइप के होते हैं आपके पास में। एक तो आपके पास है प्राइमरी पीपीएच, एक सेकेंडरी पीपीएच। तो पीपीएच हमारे पास 2 टाइप का है, एक तो प्राइमरी पीपीएच, एक कौन सा? सेकेंडरी पीपीएच। क्लियर? अब जो प्राइमरी पीपीएच होता है वो किसे कहते हैं और सेकेंडरी पीपीएच किसे कहते हैं? देखो, प्राइमरी पीपीएच विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ फीटस। मतलब फीटस के एक्सपल्सन होने के 24 घंटे के दौरान जो ब्लीडिंग होती है उसको प्राइमरी पीपीएच कहते हैं। भाई बात समझ में? पीपीएच विद इन द 24 आवर्स आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ फीटस। पीपीएच विद इन फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर एक्सपल्सन का मतलब बाहर निकलना, एक्सपल्सन ऑफ फीटस। फीटस के बाहर निकलने से लेकर 24 घंटे के दौरान जो ब्लड का लॉस होता है उसको प्राइमरी पीपीएच कहते हैं। क्लियर? यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे कि जो प्राइमरी पीपीएच होता है वो मेनली कौन से टाइम पे दिखाई देता है? मेनली एपियर विद इन 2 आवर्स, 2 आवर्स में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। और प्राइमरी पीपीएच को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 टाइप का होता है प्राइमरी पीपीएच भी। एक तो आपके पास में थर्ड स्टेज ऑफ पीपीएच, एक होता है आपके पास में ट्रू पीपीएच। ये बात ध्यान रखेंगे,
ये कॉमन है। जो सबसे ज्यादा पीपीएच होता है कौन सा होता है? प्राइमरी ट्रू पीपीएच है ना, ट्रू पीपीएच। तो यहाँ पे थर्ड स्टेज ऑफ पीपीएच क्या है और ट्रू पीपीएच क्या है, ये बात ध्यान रखेंगे। थर्ड स्टेज ऑफ पीपीएच वो होता है ब्लीडिंग अकर बिफोर एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बाहर निकलने के पहले जो भी ब्लीडिंग होती है उसको बोलते हैं थर्ड स्टेज ऑफ पीपीएच। ब्लीडिंग बिफोर एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बाहर निकलने से पहले जो भी ब्लीडिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? थर्ड स्टेज ऑफ पीपीएच। और ट्रू पीपीएच की बात करें तो ब्लीडिंग आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। ब्लीडिंग आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बाहर निकलने से पहले जो ब्लीडिंग होती है उसको थर्ड स्टेज पीपीएच, और प्लेसेंटा को बाहर निकलने के बाद में जो पीपीएच होता है उसको ट्रू पीपीएच कहते हैं। तो ये तो था हमारे पास में प्राइमरी पीपीएच। उसके बाद सेकेंडरी पीपीएच की हम बात करें तो सेकेंडरी पीपीएच आफ्टर 24 आवर्स से, बेबी के बर्थ के आफ्टर 24 आवर्स से लेकर 6 वीक तक जो ब्लीडिंग होती है उसको सेकेंडरी पीपीएच कहते हैं। और मोस्टली ये जो दिखाई देती है मैक्सिमम एपियर विद इन 6 to 8 डेज, 6 से 8 दिन में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। आगे बात समझ में, 6 से 8 दिन में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। ये तो था हमारे पास में, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने, प्राइमरी पीपीएच और सेकेंडरी पीपीएच। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, देखो थोड़ा सा डिटेल में कि प्राइमरी पीपीएच के बारे में ना। प्राइमरी पीपीएच सबसे पहले, प्राइमरी पीपीएच आप अच्छी तरह जानते हो कि बेबी की बर्थ से लेकर 24 आवर्स, पहले 24 आवर्स तक जो भी ब्लीडिंग होती है उसको प्राइमरी पीपीएच कहते हैं। और इसका मेन कोज ऑफ प्राइमरी पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज का जो मेन कोज है वो एक, ये तो पोस्टपार्टम हेमरेज से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, या प्राइमरी पीपीएच से भी पूछ सकता है, एटोनिक यूट्रस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एटोनिक यूट्रस। एटोनिक यूट्रस का मतलब है कि एब्सेंस ऑफ यूटेराइन मसल टोन, एब्सेंस ऑफ यूटेराइन मसल टोन, एब्सेंस ऑफ यूटेराइन मसल टोन। तो यूट्रस की जो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करने की जो पावर होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसकी वजह से यूट्रस एटोनिक हो जाता है। और एटोनिक यूट्रस की वजह से ही सबसे ज्यादा पोस्टपार्टम हेमरेज होने के चांसेस होते हैं। एग्जाम के अंदर पूछे 80% जो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है किसकी वजह से होता है? एटोनिक यूट्रस की वजह से। किसकी वजह से? एटोनिक यूट्रस की वजह से। और जो 20% जो प्राइमरी पीपीएच होता है वो किसकी वजह से होता है? आपके ट्रोमा की वजह से। सेकेंड कोज ट्रोमेटिक, ट्रोमेटिक 20% जो चांसेस होते हैं ट्रोमा की वजह से होते हैं ना। अब देखो एक बात ध्यान रखना, ये एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस होने के क्यों चांसेस, यूट्रस का जो कॉन्ट्रेक्शन है या टोनिसिटी खत्म होने के क्या कारण है? आखिर इनकी टोनिसिटी खत्म क्यों हो जाती है? देखो बात करते हैं कोजेज ऑफ एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोजेज ऑफ एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, कोजेज ऑफ एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस क्यों? सबसे पहले देखो आपके पास में ओवर डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस, तो मेन कोज जो है ओवर डिस्टेंशन हो जाना, ओवर डिस्टेंशन, ज्यादा खिंचाव आ जाना यूट्रस में। अब ज्यादा खिंचाव क्यों आ सकता है? क्योंकि अगर बेबी बड़ा है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, देखो ओवर डिस्टेंशन मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से, मल्टीपल प्रेगनेंसी है या फिर पॉलीहाइड्रोएमनियाज है, जानते हो आप लोग, पढ़ा दिया मैंने पॉलीहाइड्रोएमनियोज। या फिर आपके पास में ज्यादा अनेस्थीसिया यूज कर दिया, यूज ऑफ अनेस्थीसिया। इन तीनों ही कंडीशन में यूट्रस का ओवर डिस्टेंशन होने के चांसेस होते हैं, और यूट्रस ओवर डिस्टेंशन हो गया तो उसकी जो है मसल टोन क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
और मसल टोन कम होने की वजह से यूट्रस एटोनिक हो जाता है और पोस्टपार्टम हेमरेज होने के चांसेस होते हैं। और अदर कारण क्या हो सकता है ओवर डिस्टेंशन के अलावा? प्रोलॉन्ग लेबर। प्रोलॉन्ग लेबर किसे कहते हैं? अगर फर्स्ट स्टेज जो है मोर देन 18 आवर्स हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोलॉन्ग लेबर। 18 घंटे से ज्यादा हो फर्स्ट स्टेज का टाइम तो क्या कहा जाता है? प्रोलॉन्ग लेबर कहा जाता है। आई बात समझ में? तो ये सब किसके कारण? एटोनिसिटी के कारण थे। किसके कारण थे? एटोनिसिटी के कारण। अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज का मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे आप लोग? तो पोस्टपार्टम हेमरेज हम प्राइमरी पीपीएच पढ़ रहे हैं, तो प्राइमरी पीपीएच के अंदर हम किस तरीके से देखो मैनेजमेंट करेंगे? मैनेजमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज, ये तो हमने कोच पढ़ा। अब किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे? देखो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि पहले तो हम यूट्रस को पाल्पेट करके देखेंगे, और अगर यूट्रस हार्ड एंड कॉन्ट्रैक्टेड फील होता है हमें, या फिर एटोनिक फील होता है, दो कंडीशन हो सकती है। या तो एटोनिक हो सकता है, एटोनिक होगा तो आपके पास में सॉफ्ट और रिलैक्स फील होगा आपको। और अगर मान के चलो हार्ड और कॉन्ट्रैक्टेड फील हो रहा है तो इसका मतलब ट्रॉमा है, वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह या वेजाइनल डिलीवरी कराई इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो वहां पर उसकी वजह से ट्रॉमा हो चुका है। तो यहाँ पर देखो दो कंडीशन हो सकती है आपकी मैनेजमेंट में। सबसे पहले देखो किस तरीके से पाल्पेट द यूट्रस, यूट्रस को पाल्पेट करके देखेंगे। यूट्रस को क्या करके देखेंगे? पाल्पेट करके देखेंगे। आगे बात समझ में? तो देखो यहाँ पर एक बात और बता दूं मैं आपको, प्राइमरी पीपीएच का मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो प्राइमरी पीपीएच में पढ़ रहे हैं थर्ड स्टेज पीपीएच का मैनेजमेंट। थर्ड स्टेज पीपीएच का मतलब क्या होता है कि आपके जो है अभी जो है प्लेसेंटा का एक्सपल्सन नहीं हुआ है। प्लेसेंटा के एक्सपल्सन से पहले जो आपके पोस्टपार्टम हेमरेज होता है उसको थर्ड स्टेज पीपीएच बोलते हैं। क्योंकि प्राइमरी पीपीएच जो है दो टाइप के होते हैं आपके पास में, एक तो थर्ड स्टेज पीपीएच, एक ट्रू पीपीएच। तो थर्ड स्टेज पीपीएच का मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसको बता रहा हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले देखो थर्ड स्टेज ऑफ पीपीएच को देखने के लिए हम लोग पहले पाल्पेट करके देखेंगे यूट्रस को, और अगर यूट्रस हमें सॉफ्ट और रिलैक्स फील होता है, दो कंडीशन हो सकती है, सॉफ्ट और रिलैक्स फील हो रहा है या फिर हमें जो है हार्ड और कॉन्ट्रैक्टेड फील हो रहा है। हार्ड एंड कॉन्ट्रैक्टेड दो कंडीशन हो सकती है, या तो सॉफ्ट और रिलैक्स फील हो सकता है या हार्ड फील हो सकता है। अगर सॉफ्ट और रिलैक्स फील हो रहा है तो हम कहेंगे कि यूट्रस क्या एटोनिक है, कि यूट्रस की जो मसल टोन है वो खत्म हो रखी है। और अगर हार्ड और कॉन्ट्रैक्टेड है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन है ना, लेकिन जो ब्लीडिंग हो रही है वो ट्रोमा की वजह से हो रही है, ट्रोमेटिक ब्लीडिंग। वो इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी कराई गई थी, इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी की वजह से, इंस्ट्रूमेंट है ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वेजाइनल अंदर डाला गया था, तो वेजाइना के अंदर कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रही है जिसकी वजह से पीपीएच हो रहा है। क्योंकि यूट्रस तो नॉर्मल है, यूट्रस तो देखो जैसे हार्ड एंड कैसा होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टेड है, वो नॉर्मल है, अपना कॉन्ट्रेक्शन कंप्लीट कर रहा है, लेकिन फिर भी ब्लीडिंग हो रही है तो इसका मतलब ट्रोमा है। तो आप देखो यहाँ पे जो मैनेजमेंट करोगे वो करेंगे आप, सूचरिंग कर देंगे, जहाँ कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है वहां पे सूचर लगा दोगे और आपकी जो है ब्लीडिंग खत्म हो जाएगी, अगर हार्ड और कॉन्ट्रैक्टेड है। लेकिन अगर प्रॉब्लम यूट्रस के अंदर है, जो यूट्रस है हार्ड एंड कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, सॉफ्ट और रिलैक्स है, हार्ड एंड कॉन्ट्रैक्टेड की जगह पे क्या है, सॉफ्ट और रिलैक्स है यूट्रस, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा कि सॉफ्ट और रिलैक्स जो यूट्रस होता है वो एटोनिक यूट्रस होता है। एटोनिक यूट्रस हमने पहले पढ़ा दिया कि एटोनिक यूट्रस वो यूट्रस है जिसके अंदर मसल टोन खत्म हो चुकी है, कॉन्ट्रेक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, और कॉन्ट्रेक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो ब्लीडिंग तो होगी, दिखती सी बात है। तो सॉफ्ट और रिलैक्स अगर फील होता है हमें यूट्रस, तो इसका मतलब एटोनिक यूट्रस है। और इस एटोनिक यूट्रस को टोनिक यूट्रस में कन्वर्ट करने के लिए या कॉन्ट्रेक्शन लाने के लिए इस यूट्रस के अंदर, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे पास में जो सबसे पहला मैनेजमेंट होगा वो होगा मसाज। यूट्रस को मसाज करेंगे सबसे पहले, ये ध्यान रखना, प्राइमरी यूट्रस, मसाज द यूट्रस टू मेक इट हार्ड, इसको हार्ड बनाने के लिए। सॉफ्ट है ना,
तो सॉफ्ट यूट्रस किस तरीके का होता है? एटोनिक यूट्रस। आई बात समझ में? और उसके बाद मसाज करने के बाद हम ऑक्सीटोसिन देंगे, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन देंगे कितना? 20 यूनिट 1 लीटर एनएस में। एनएस भी यूज कर सकते हैं, आरएल भी यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो 20 यूनिट का मतलब क्या हो गया हमारे पास में? 20 एक जो है एमक्यूल के अंदर 1 ml में कितना आता है आपके पास में? 1 एमक्यूल में 5 यूनिट, तो 4 एमक्यूल हो गया। 4 एमक्यूल, 1 एमक्यूल में आता है 5 यूनिट। तो ऑक्सीटोसिन देंगे 20 यूनिट। अब उसके बाद तीसरा क्या करेंगे हम लोग? 2 मैनेजमेंट कर लिए। तीसरा जो मैनेजमेंट करते हैं, अगर देखो ये 20 यूनिट तो तब देते हैं जब आपके पोस्टमार्टम हेमरेज हो रहा है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू WHO पोस्टमार्टम हेमरेज हो या ना हो या ना हो, आपको आफ्टर डिलीवरी 10 यूनिट IM ऑक्सीटोसिन देना ही देना है। 10 यूनिट IM ऑक्सीटोसिन देना ही देना है। आगे बात समझ में? ये बात ध्यान रखना है, क्लियर है माइंड के अंदर? अब ये सब करने के बावजूद भी आपने जो मसाज भी कर ली, आपने ऑक्सीटोसिन भी दे लिया, ये सब करने के बाद भी अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है, देन ब्लीडिंग नॉट स्टॉप। ये सब करने के बाद ब्लीडिंग नॉट स्टॉप, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है, फिर आप क्या मैनेजमेंट करोगे? फिर आप मिथार्जिन लगाओगे। मिथार्जिन ध्यान रखेंगे कितना? 0.2 mg। क्लियर? 0.2 mg। और ब्लीडिंग क्या हो जाती है? स्टॉप ब्लीडिंग। अब इसके आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग? अगर फिर भी स्टॉप ना हो तो फिर क्या करेंगे वो हम पढ़ेंगे अभी। ये हम थर्ड स्टेज ऑफ पीपीएच पढ़ रहे हैं कि थर्ड स्टेज ऑफ पीपीएच के अंदर क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे। अब हम पढ़ेंगे, देखो अगर यहाँ पे अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है तो अच्छी बात है, फिर भी अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती तो प्लेसेंटा नोट सेपरेट, है ना। आगे चलते हैं हम लोग। ब्लीडिंग स्टॉप, अब यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है। देखो थर्ड स्टेज ऑफ पीपीएच पढ़ रहे हैं हम लोग, एक तो जो है प्लेसेंटा सेपरेट हो सकती है, एक प्लेसेंटा नोट सेपरेट। अभी प्लेसेंटा नोट सेपरेट, अगर प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हो तो प्लेसेंटा को सेपरेट करेंगे मैनुअली, हाथ से जो है प्लेसेंटा को सेपरेट, मैनुअली रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। आई बात समझ में? और अगर प्लेसेंटा सेपरेट है तो प्लेसेंटा को बाहर निकालेंगे, कंट्रोल कोड ट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल कोड ट्रैक्शन, मतलब कहने का मतलब है प्लेसेंटा को बाहर निकालेंगे। ब्लीडिंग स्टॉप होने के बाद में 2 कार्यक्रम और करेंगे। अगर प्लेसेंटा सेपरेट नहीं तो उसको सेपरेट करेंगे, और सेपरेट हो चुके तो उसको बाहर निकालेंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ ट्रू लेबर के। अभी प्राइमरी पीपीएच में पढ़ रहे हैं, थर्ड स्टेज का पढ़ लिया हमने। अब ट्रू लेबर का मैनेजमेंट ऑफ ट्रू पीपीएच, सॉरी ट्रू पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच के 2 प्रकार होते थे, पढ़े थे आप लोगों ने। एक तो थर्ड स्टेज, एक ट्रू। थर्ड स्टेज प्लेसेंटा के बाहर निकलने से पहले ब्लीडिंग जो होती है उसको थर्ड स्टेज, और प्लेसेंटा के निकलने के बाद से लेकर 24 आवर्स तक का जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रू, है ना। तो थर्ड स्टेज ऑफ जो है पोस्टमार्टम हेमरेज का मैनेजमेंट हमने अभी पढ़ा है। अब हम बात करते हैं ट्रू पीपीएच के मैनेजमेंट की। तो सबसे पहला, जैसे ट्रू पीपीएच दिखाए थे, कॉल फॉर, सबसे पहला इंटरवेंशन एक्स्ट्रा हेल्प, फर्स्ट इंटरवेंशन प्राइमरी नर्सिंग। सबसे पहले कॉल करेंगे, एक्स्ट्रा हेल्प के लिए बुलाएंगे किसी को, प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन। उसके बाद में जो है हम लोग 2 यूनिट जो है ब्लड का अरेंजमेंट करेंगे, अरेंज
2 यूनिट ऑफ ब्लड, 2 यूनिट ब्लड का अरेंजमेंट करेंगे। और उसके बाद आईवी इन्फ्यूजन चलाएंगे हम लोग 10 से 15, सॉरी आईवी इन्फ्यूजन एनएस और आरएल का। और फिर ऑक्सीजनेशन, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो पालपेट करके देखेंगे यूट्रस को। ये आपको पता ही है, यूट्रस को पालपेट करके देखेंगे, पालपेट द यूट्रस। तो 2 तरीके का आपको यूट्रस दिखाई दे सकता है। अभी वही सेम चीज है, या तो आपको जो है सॉफ्ट और रिलैक्स यूट्रस दिखाई देगा। तो ये किसको शो करता है, सॉफ्ट और रिलैक्स, एटोनिक यूट्रस को। क्लियर, एटोनिक यूट्रस को। और अगर हार्ड और कॉन्ट्रैक्टेड है, 2 तरीके से आपको यूट्रस फील हो सकता है, या तो सॉफ्ट फील हो सकता है या हार्ड फील हो सकता है। अगर हार्ड फील है तो इसका मतलब जो है यूट्रस तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, कहीं ना कहीं जो है ट्रोमा था, ट्रोमेटिक ब्लीडिंग हो रही है। ट्रोमेटिक ब्लीडिंग को रोकने के लिए आप क्या कर दोगे, सूचर कर देंगे। सूचरिंग, जहाँ कहीं से ब्लीडिंग हो रही है वहां पे सूचर लगा देंगे। लेकिन अगर सॉफ्ट और रिलैक्स है यूट्रस, सॉफ्ट और रिलैक्स है यूट्रस, एटोनिक है यूट्रस, तो उसके लिए आपको सेम अभी मैनेजमेंट जो किया था वैसे करना पड़ेगा। पहले मसाज करेंगे, सबसे पहले मसाज ऑफ यूट्रस, फिर सेकंड में ऑक्सीटोसिन देंगे वही 20 यूनिट। और उसके बाद ऑक्सीटोसिन के बाद में अगर ऑक्सीटोसिन से भी ब्लीडिंग ना रुके तो मिथार्जिन देंगे, तीसरा मिथार्जिन। और मिथार्जिन से ब्लीडिंग ना रुके तो उसके बाद में हम लोग देंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, देंगे PGE2। आई बात समझ में। और फिर भी अगर ब्लीडिंग ना रुके, तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई, मिथार्जिन भी दे दिया, प्रोस्टाग्लैंडिन भी दे दिया, और फिर भी अभी भी देखो ये सब देने के बाद में स्टिल यूट्रस एटोनिक, अभी भी जो है यूट्रस क्या है, एटोनिक है, अभी भी यूट्रस क्या है, एटोनिक है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो यूटेराइन टेम्पोनेट करेंगे। क्या करेंगे, यूटेराइन टेम्पोनेट। ये क्या होता है, 5वां इंटरवेंशन यूटेराइन टेम्पोनेट। अभी यूटेराइन टेम्पोनेट क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि टाइट इंट्रायूटेराइन पैकिंग करेंगे ना, बाय मैनुअल कंप्रेशन 4 to 6 आवर्स, जिसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा, बकरी बैलून यूज करते हैं, ये आपने सुना होगा, जिसके अंदर 200 से 500 ml एनएस भरेंगे, इम्प्लांट करेंगे ना। यूटेराइन टेम्पोनेट का मतलब है, इधर देखो यूट्रस के अंदर जो है प्रेशर देंगे, कंप्रेशन देंगे। जैसे कि यूट्रस है, इसके अंदर एक बैलून भेजते हैं हम लोग, ये बैलून भेज दिया, और इस बैलून को इन्फ्लाट कर देते हैं, इन्फ्लेट फुला देते हैं, किसके द्वारा, एनएस डालकर, 200 से 500 ml एनएस डालकर, जिसकी वजह से जो है इस बैलून की वजह से क्या प्रेशर पड़ता है इस पे, यूट्रस की दीवारों पे। और जो यूट्रस की दीवारों पे प्रेशर पड़ेगा, जहां से ब्लीडिंग हो रही है वो ब्लीडिंग होना कम हो जाएगी, जहां से ब्लीडिंग हो रही है वो ब्लीडिंग होना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको यूटेराइन टेम्पोनेट बोलते हैं, टाइट इंट्रायूटेराइन, इसको यूटेराइन टेम्पोनेट या टाइट यूटेराइन पैकिंग भी बोलते हैं, या बाय मैनुअल कंप्रेशन भी बोलते हैं, बाय मैनुअल कंप्रेशन। और यहाँ पर बाय मैनुअल कंप्रेशन कितने 6 से 8 घंटे तक दिया जाता है। और किसके द्वारा, ये एक बैलून है जिसको बोलते हैं बकरी बैलून, बकरी बैलून। और बकरी बैलून के अंदर कितना एनएस डाला जाता है, 200 से 500 ml एनएस। लेकिन ये सब करने के बावजूद या तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, अगर फिर भी ब्लीडिंग हो रही है, फिर भी ब्लीडिंग क्या है, कंटिन्यू है, ब्लीडिंग फिर भी क्या है, कंटिन्यू है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो है लिगेशन ऑफ यूटेराइन आर्टरी, जो यूटेराइन आर्टरी है जिसके द्वारा ब्लीडिंग हो रही है उसको लाइगेट कर देंगे। लिगेशन ऑफ यूटेराइन आर्टरी, टेम्पोनेट करने के बाद भी जो है ब्लीडिंग नहीं रुकी तो आपको यूटेराइन आर्टरी बंद कर देनी होगी। आई बात समझ में, यूटेराइन आर्टरी बंद कर, अगर यूटेराइन आर्टरी बंद करने के बाद भी ब्लीडिंग हो रही है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट तरफ जा रहे हैं हम लोग, है ना, लगातार जा रहे हैं इंपॉर्टेंट की तरफ, फिर भी ब्लीडिंग हो रही है,
यूटेराइन आर्टरी का लाइगेट कर दिया, बांध दिया कस के यूटेराइन आर्टरी को, तब भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेक्टोमी, रिमूवल ऑफ द यूट्रस, स्टेक्टोमी करेंगे, रिमूवल ऑफ यूट्रस। अब यूट्रस ही नहीं रहेगा तो कहीं की ब्लीडिंग। तो ये तो हमारे पास में था प्राइमरी पीपीएच के अंदर थर्ड स्टेज और पीपीएच का मैनेजमेंट भी हमने पढ़ा, उसके बाद ट्री पीपीएच का मैनेजमेंट भी हमने पढ़ा। अब बात करते हैं सेकेंडरी पीपीएच की और उसके मैनेजमेंट की, है ना। तो आप लोग जानते हो सेकेंडरी पीपीएच किसे कहते हैं, सेकेंडरी पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच। तो सबसे पहली बात है सेकेंडरी पीपीएच किसे कहते हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर्स ऑफ बर्थ, आफ्टर 24 आवर्स ऑफ बर्थ से लेकर 6 वीक तक जो ब्लीडिंग होती है उसको हम सेकेंडरी पीपीएच कहते हैं। और इसका जो कोज होता है, मेन कोज, इसका मेन कोज होता है रिटेंड, रिटेंडेड, क्या बच जाना, रिटेंडेड बिट्स ऑफ द प्लेसेंटा, बिट्स ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के जो कुछ टुकड़े हैं वो आपकी यूट्रस के अंदर बच जाते हैं, यही इसका मोस्ट कॉमन कोज है। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सेकेंडरी पीपीएच इज रिटेंड बिट्स ऑफ द प्लेसेंटा, या प्लेसेंटा कुछ मेम्ब्रेन जो है यूट्रस के अंदर बची रहना ना, वो क्या करती है, देखो रिटेंड बिट्स होते हैं वो इरिटेट करते हैं, इरिटेट द यूटेराइन वाल, यूटेराइन वाल को क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, और इन्फेक्शन की वजह से क्या होती है, ब्लीडिंग। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या मैनेजमेंट करते हैं, देखो सेकेंडरी पीपीएच को रोकने के लिए मैनेजमेंट की हम बात करें तो एक्सप्लोरेशन ऑफ यूटेरो वेजाइनल कैनाल, और एक्सप्लोरेशन का मतलब थोड़ा सा उसको डायलेट करके और अंदर से जो है बिट्स वगैरह को हम निकाल देते हैं, रिमूवल ऑफ बिट्स या मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ, इसके द्वारा हेल्प ऑफ ओवम फोर्सेप, ये बात ध्यान रखेंगे, ओवम फोर्सेप के द्वारा, ओवम फोर्सेप के द्वारा निकाल देते हैं। और अगर फिर भी ब्लीडिंग होती है, वही सेम कंडीशन है पूरा, फिर भी ब्लीडिंग होती है यहाँ पे, तो इंजेक्शन मिथार्जिन, मिथार्जिन या इरेगोमेट्रिन यूज करते हैं, इरेगोमेट्रिन, इरेगोमेट्रिन सेकेंडरी पीपीएच के अंदर। क्लियर है माइंड के अंदर। और इरेगोमेट्रिन लगाने के बाद ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। क्लियर है। तो ये तो हमारे पास में था पीपीएच के बारे में, मैनेजमेंट पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखेंगे, पूरा एक प्रोसेस ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे पास में पीपीएच था।